नमस्कार। रुद्राक्ष माध्यमिक विद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे छात्रों, मैं आज आपको सामान्य रसायन विज्ञान का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो टॉपिक क्लास 6 से लेकर 10 तक सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम अम्ल से। अम्ल किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, फिर हम क्षार के बारे में जानेंगे, फिर हम लवण के बारे में जानेंगे, फिर हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। यानी कि इस वीडियो में बहुत अच्छा रसायन विज्ञान के बारे में बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अम्ल से। देखिए, अम्ल किसे कहते हैं। आपने कभी टेस्ट किया होगा ऐसे पदार्थ जो आपको जैसे ही जीभ के ऊपर आप टच करते हो तो आपको खट्टे प्राप्त महसूस होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनको हम जैसे ही जीभ के ऊपर टच करते हैं या सकते हैं तो हमें खट्टापन महसूस होता है, तो वे वाले यौगिक अम्ल कहलाते हैं। अम्ल की परिभाषा क्या हो जाती है? ऐसे यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, ये वाले अम्ल कहलाते हैं। अम्ल की परिभाषा क्या हो गई? ऐसे यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जब अम्ल को हम जल के अंदर घोलते हैं, अम्ल की किसी अम्लीय पदार्थ को हम जल के अंदर जैसे ही घोलेंगे तो हमें H+ आयन देगा। तो हम लिख सकते हैं इसे जल में घोलने पर H+ आयन देता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर H+ आयन कैसे देता है, तो आप वो भी देख लीजिए। जैसे मैंने ले लिया एक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। जब इसको हम जल के अंदर घोलेंगे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जलीय विलयन के अंदर, जलीय विलयन। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल के अंदर घोलेंगे तो हम ये इसमें प्राप्त होगा H+ तथा Cl-। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? H+ आयन। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं इसे जल में घोलने पर H+ आयन प्राप्त हो जाता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको हम जलीय विलयन के अंदर घोलते हैं, जलीय विलयन। तो हमें क्या प्राप्त होता है? H+ तथा SO4 2-। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी देखिए H+ आयन आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए H+ आयन आ रहा है। यानी अम्ल को जल में घोलने पर हमें H+ आयन प्राप्त होता है। कुछ अम्लीय पदार्थों के नाम लिख देता हूँ तथा उनमें बता भी देता हूँ कि कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंगूर के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। जैसे नींबू तथा नारंगी, नींबू तथा नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू तथा नारंगी में अपने पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, या इसे हम सिट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, साइट्रिक अम्ल। जैसे सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव में पाया जाता है अपने मैलिक अम्ल। जैसे फॉर एग्जाम्पल दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में पाया जाता है अपने लैक्टिक, आपको दिखाई दे रहा है ना, लैक्टिक अम्ल। और भी हम जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिटी के डंक में अपने पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते होगे आप, सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, या इसे आप बोल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें अपने पाया जाता है कार्बनिक अम्ल। हमारे पेट के अंदर ऑलरेडी भोजन का पाचन करने के लिए भी एक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो इसे भी हम नोट लगाकर लिख देते हैं HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका प्रयोग भोजन को पचाने में किया जाता है, भोजन के पाचन
पाचन लिखा हुआ है, ठीक है, पाचन में प्रयोग होता है। इस प्रकार हम अम्लों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। एक बार पुनः बता देता हूँ, अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल का काम क्या होता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। जैसे ही अम्लीय पदार्थ को लिटमस पत्र के ऊपर डालते हैं तो नीले लिटमस को वो किस में बदल देता है? लाल लिटमस में बदल देता है। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आपकी क्लास के बच्चे का नाम है अनिल, अ यानी अम्ल, नी यानी नीला, ल यानी लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं, तो नाम क्या हो गया? अनील। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन प्राप्त होता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो H+ तथा Cl- आयन प्राप्त हो रहा है। H2SO4, इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो H+ तथा SO4 प्राप्त आयन को SO4 आयन प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर भी H+ आ रहा है, यहाँ पर भी H+ आ रहे हैं, यहाँ माइनस के तो आ रहे हैं लेकिन माइनस के सेंज हो रहे हैं। यहाँ पर Cl- आ रहा है, यहाँ SO4 आ रहा है। माइनस वाले आयन तो सेंज हो रहे हैं लेकिन प्लस वाला आयन यहाँ पर भी H+ है, यहाँ पर भी H+ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसे जल में घोलने पर H+ आयन प्राप्त होगा। सभी अम्लीय विलयनों को जल में घोलने पर H+ आयन ही प्राप्त होगा, लेकिन माइनस वाला आयन ऋणात्मक आयन चेंज होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सार की तरफ। सार किसे कहते हैं वो समझेंगे। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है सार। सार किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जो स्वाद में या टेस्ट में कड़वापन रखते हो या जिनको हम जैसे ही सकते हैं तो हमें कड़वे महसूस होते हैं, सार कहलाते हैं। सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सार को जल में घोलते हैं तब वो हमें OH- आयन प्राप्त होता है। तब देखिए सार की परिभाषा क्या हो जाती है? ऐसे यौगिक जो स्वाद में कड़वे, दिखाई दे रहे हैं ना आपको, कड़वे होते हैं। ऐसे यौगिक जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ऐसे यौगिक जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो कड़वापन रखते हैं तथा ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसी के साथ जब सार को हम जल के अंदर घोलते हैं तो ये हमें OS- आयन प्राप्त कराते हैं। तो हम नोट के अंदर लिख देते हैं, इन्हें जल में घोलने पर OS- आयन प्राप्त होता है, सार कहलाते हैं। सार की मुख्य परिभाषा क्या होगी? जिन्हें जल में घोलने पर OS- आयन प्राप्त होता है, सार कहलाते हैं। ये यौगिक स्वाद में कड़वे होते हैं तथा ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब आप देखिए इन्हें जल में घोलने पर ये OS- आयन किस प्रकार प्राप्त करते हैं वो देखिए। अब जिस प्रकार हमने अम्ल को जल के अंदर घोला था तब हमें H+ आयन प्राप्त हुआ था, ठीक इसी प्रकार जब हम सार को जल के अंदर घोलेंगे ना तब हमें OS- आयन प्राप्त होगा। कैसे होगा वो देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सार ले लेता हूँ, NaOS, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम जलीय विलयन के अंदर घोलते हैं, जलीय विलयन, ठीक है, जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्वा। NaOS को जब जलीय विलयन के अंदर घोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा Na+ तथा OS-। ठीक इसी प्रकार जैसे मैं एक और ले लेता हूँ KOS, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम जलीय विलयन के अंदर घोलेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? K+ तथा OS-। चलिए मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ, MgOS2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम जलीय विलयन के अंदर घोलते हैं, जलीय विलयन अंदर घोलेंगे तो हम क्या प्राप्त होगा? Mg2+ तथा OS-। अब देखिए यहाँ पर भी OS- आ रहा है, यहाँ पर भी OS- आ रहा है, यहाँ पर भी OS- आ रहा है। माइनस वाला आयन समान रहे लेकिन प्लस वाला यहाँ पर Na+, यहाँ पर K+ या Mg+ चेंज हो रहा है। देखिए प्लस वाला आयन तो चेंज हो रहा है लेकिन माइनस वाला आयन चेंज नहीं हो रहा है। प्रत्येक रिएक्शन में OS- ही आ रहा है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इन्हें जल में घोलने पर OS- आयन प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार जब हमने अम्लों के साथ जलीय विलयन की क्रिया हुई थी तब हमें क्या प्राप्त हो रहा था? H+। सभी अभिक्रियाओं में H+ आ रहा था। ठीक उसी प्रकार सारों को जल में घोलने पर हमें OS- आयन प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट
हेडिंग लवण की तरफ। लवण किन्हें कहते हैं वो देखिए आप। तो हमारी हेडिंग बन जाती है अगली लवण। लवण किस प्रकार प्राप्त होते हैं? अम्ल तथा सार दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं ना, अम्ल और सार दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। तो इसकी हम परिभाषा क्या लिख देते हैं? अम्ल तथा सार की क्रिया के फलस्वरूप, यानी दोनों की क्रिया करने पर लवण बनता है। लवण का निर्माण होता है इस प्रकार। अम्ल तथा सार की क्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। लवण बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे खाने का सोडा, जैसे खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इसका सूत्र होता है NaSCO3 NaSCO3। जैसे साधारण नमक, वो भी लवणीय होता है, साधारण नमक, इसका सूत्र होता है NaCl। फॉर एग्जांपल जैसे धावन सोडा, धावन सोडा कपड़े धोने का सोडा होता है ना, वो वाला, उसका सूत्र होता है Na2CO3। ये बहुत प्रकार के लवण होते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो एक्चुअली लवण नहीं होता है, सार होता है। क्योंकि जब हमारे पेट के अंदर अम्लता की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, आपको पता है कि जब कभी आपको खट्टी खट्टी वो डकारें आती हैं जिसके कारण पेट के अंदर खट्टापन महसूस होता है, और उन खट्टेपन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी सार का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम जिस प्रकार हम इनो का प्रयोग करते हैं तो उनमें क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOS2, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका प्रयोग पेट के अंदर अम्लता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हमने अम्ल सार तथा लवण के बारे में जान लिया है, तो अम्ल सार और लवण से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में हम जान लेते हैं, जिसका नाम है pH स्केल। pH स्केल, ये स्केल क्या होती हैं इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो pH स्केल की परिभाषा क्या हो जाती है? किसी विलयन की अम्लता या सारकता की जांच करने वाली स्केल pH स्केल कहलाती है। ये किस प्रकार होती है आप वो भी देख लीजिए। pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। यहाँ 0, यहाँ 20 में होते हैं 7 और लास्ट में होते हैं 14, 14। अब देखिए pH स्केल में अगर मान किसी यौगिक का मान 7 से कम आ रहा है तो वो तो होगा अम्लीय। यदि किसी यौगिक का मान 7 से ज़्यादा आ रहा है तो वो होगा क्षारीय, तथा यदि यौगिक का मान बराबर 7 ही आ रहा है तो वो होगा उदासीन। इस प्रकार हम स्केल के ऊपर अम्लता, क्षारीयता या उदासीनता की जांच कर सकते हैं। कुछ सामान्य यौगिकों के मैं pH मान बता देता हूँ आपको। जैसे शुद्ध जल आपने पानी तो पिया होगा, देखा होगा आपको उसको टेस्ट कैसा प्राप्त हो रहा है? वो उदासीन होता है, ना तो उसका कोई कलर होता है ना उसका कोई टेस्ट होता है, बिल्कुल उदासीन। अशुद्ध जल का या शुद्ध जल का pH मान होता है बराबर 7। अब देखिए समुद्री जल का pH मान, समुद्री जल का pH मान होता है अपने 8.4, यानी सारी पदार्थ होता है वो सारकता की तरफ। अब हम देख लेते हैं मनुष्य के रक्त का pH मान। मनुष्य के रक्त का pH मान होता है अपने लगभग 7.4। ठीक है, एक और बता देता हूँ दूध का pH मान। दूध का pH मान होता है अपने 6.4 से 6.6 के समथिंग दूध का pH मान होता है। ठीक है, और जब आपने अम्लीय वर्षा का नाम तो सुना ही होगा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? वो भी pH मान या अम्लता से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जब वर्षा जल का मान 5.6 pH से कम हो जाता है ना, वर्षा जल का मान pH स्केल पर मापने पर हमें 5.6 से कम मान प्राप्त होता है, तब वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, धन्यवाद।